सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो हमारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, वैसे तकरीबन 1 वीक से आपकी कोई भी क्लासें नहीं चली हैं, तो अब स्टार्ट हो चुकी है फिर से क्लासें, है ना। तो हम लोग आज की क्लास में अपना जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। कुछ चैप्टर आपके रह गए थे, उन चैप्टरों को हम पहले डिस्कस करेंगे और आगे की चीज़ों को फिर हम और सीखेंगे। तो जो आज बेसिकली हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मिड, मीडियन एंड मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। आप जितने भी देखोगे अभी तक डीएलएड में पेपर हुए हैं सेकंड सेमेस्टर, चाहे वो बैक हो या ऐसे हो, उसमें एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर आया है। तो हम लोग इस चैप्टर को बेहद अच्छे तरीके से सीखेंगे और कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो टैली चिन्ह लगाने का प्रयोग हो, चाहे सारणीबद्ध तरीके से माध्यिका निकालना हो, समांतर माध्य निकालना हो, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एक बार आप शेयर कर सकते हो, अपने मित्रों को बता सकते हो। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इतने दिन क्लास नहीं है उसके लिए क्षमा, है ना, मांगते हैं हम आपसे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको सीखनी होती हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आंकड़े। आपको पता है आंकड़े क्या होता है? आंकड़े मतलब होता है अनुमान, किसी चीज़ का हम अनुमान लगाते हैं। भाई सपोज दैट, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, 1000 रुपये हैं। सपोज दैट 1000 रुपये हैं। हमने कहा कि भाई हम यहाँ पर मान लिया कि 300 रुपये हम कोचिंग जाने में लगा देंगे, है ना। सपोज दैट 300 रुपये हम कोचिंग जाने में लगा देंगे। 200 रुपये हमारे एक महीने का जो हो गया वो चाय का नाश्ता हो गया, और बचे रुपये हमारे क्या हो गए, वो सेविंग हो गए। तो हमने क्या किया, हमने एक आंकड़ा यहाँ पर लगा दिया। ये हमारे आंकड़े होते हैं। आंकड़े 2 प्रकार से होते हैं, यानी आंकड़ों की अगर बात करें तो हमारे द्वारा लेट की गई कुछ जो हमारे पैटर्न होते हैं उन्हीं को हम आंकड़े बोलते हैं, है ना। तो आंकड़े जो है बेसिकली वो आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा एक होता है, और एक होता आपका अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है ना। अवर्गीकृत आंकड़ा एक वर्गीकृत होता है और एक होता अवर्गीकृत आंकड़ा। ये क्या होता है सर? वर्गीकृत और अवर्गीकृत, है ना। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, अवर्गीकृत और ये हो गया वर्गीकृत। अब देखो, वर्गीकृत का मतलब कोई चीज़ सीक्वेंस में लगी होगी, वो ऑर्डर्ड में अपने आप लगी होगी, और अवर्गीकृत का मतलब वो चीज़ आंकड़े में नहीं लगी होगी। तो इन आंकड़ों को हम लोग सीक्वेंस में करेंगे। अब देखो, वर्गीकृत आंकड़ा का अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल मिलेगा। 2 है, 5, 8, 13, है ना, 15। आप यहाँ पर देखो तो अल्टरनेट ऑर्डर में यहाँ पर क्या है, नंबर लिखे हुए हैं, मतलब क्रम से बढ़ते क्रम में। देखो, सबसे छोटा 2 है, फिर 5 उससे बड़ा, 8 उससे बड़ा, 13 उससे बड़ा, 15 उससे बड़ा। तो ये क्रम में ऑलरेडी लिखे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये बढ़ते क्रम में भी हो, ये घटते क्रम में भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 98, 96, 80 एंड मैंने लिख दिया 79 और मैंने लिख दिया 64। तो आप यहाँ पर देखो कि ये संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं, ये संख्याएं घटते क्रम में हैं, लेकिन ये अल्टरनेट ऑर्डर में लिखी हुई हैं, ये सीक्वेंस में लिखी हुई हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम वर्गीकृत आंकड़े। जो आंकड़े, अब ये हमारा क्या है, बढ़ती हुई संख्याओं को क्या बोलते हैं? बढ़ती हुई संख्याओं को हम बोलते हैं आरोही क्रम, है ना। अगर कोई संख्या बढ़ती हुई क्रम में लिखी है, मतलब किस क्रम में लिखी है? आरोही क्रम में। और ये क्या हो गया, ये उल्टा लिखी है, ये बैक जा रही हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम, है ना मेरे दोस्त। यानी ये संख्याएं किस क्रम में लिखी हैं? तो ये अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। ये होते आपके वर्गीकृत आंकड़े। बात को समझे। अब अवर्गीकृत आंकड़े आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैंने कहा 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, मैंने कहा 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया। तो ये किस तरीके से संख्याएं लिखी हुई हैं? ये संख्याएं आपकी अवर्गीकृत लिखी हुई हैं। कैसे? आप देखो, 1 के बाद 5 ठीक है, अभी तक 9 ठीक है, लेकिन जैसे 2 आया, 2 को कहाँ आना चाहिए था? 2 को 1 के बाद आना चाहिए था। इस 0 को कहाँ आना चाहिए था? 1 के पहले आना चाहिए था।
तब इन चीज़ों को 3 2 के बाद आता। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं सीक्वेंस में करेंगे। तो बात को इतना समझना है कि अगर आपको माध्यिका निकालना है, अगर आपको माध्यिका निकालना है, आपको कुछ आंकड़े दिए गए होंगे, उन आंकड़ों को आपको वर्गीकृत करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी दिए गए हैं तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और अगर नहीं दिए गए हैं, जनरली अगर मैं बात करूं तो 99% क्वेश्चनों में आपको आंकड़े जो दिए जाएंगे वो अवर्गीकृत ही दिए जाएंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ों को हम वर्गीकृत करेंगे। कैसे करेंगे? तो या तो हम उनको आरोही क्रम में लगा लेंगे या तो हम उनको अवरोही क्रम में लगा लेंगे, और इसको लगाने के बाद फिर माध्यिका का जो फार्मूला होता है उससे हम चीज़ों को सीखेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप इस तरीके से अगर कोई आपके लिखे हुए आंकड़े और डायरेक्ट अगर आपसे कोई माध्यिका पूछेगा, मान लिया यहाँ पर मैंने 6 लिखा है, अगर मैं 5 लिख दूँ, 5 संख्याएं लिख दूँ, मैंने पूछा डायरेक्ट इसकी माध्यिका क्या है, अगर आपने 9 बता दिया तो ये पूरा गलत हो जाएगा। माध्यिका का मतलब बीच की चीज़, मध्य का मतलब, तो मध्य का मतलब आपने 9 बता दिया तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे, वो आंकड़े वर्गीकृत हो जाएंगे, देन उसके बाद हम माध्यिका के फार्मूले लगा के चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये पहला स्टेप है इस चैप्टर का जो आपको बेहद अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ठीक है ना? आंकड़े समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये आंकड़ों का प्रयोग कहाँ पर होगा? ये केवल आंकड़ों का प्रयोग हमको ज़रूरत पड़ेगी माध्यिका में। ये हमारे माध्य में और ये जो बहुलक है यानी मोड में, इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? अब हम सबसे पहले माध्यिका को ही डिस्कस करेंगे, माध्यिका को ही सबसे पहले उठाएंगे। माध्यिका देखो, अगर मैं बात कर लूँ, माध्यिका के 2 फार्मूले होते हैं। सबसे पहले आप, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूँ, एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझोगे। जैसे मैंने कह दिया 1 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, उसके बाद मैंने कह दिया यहाँ पर 4 लिखा है, 3 लिखा है कि माध्यिका बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मैं इसकी माध्यिका पूछ लूँ तो आप कैसे बताओगे? देखो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना, तभी समझ आएगा। अगर इतनी चीज़ लिखी है तो आपको क्या देखना है? आपको सबसे पहले देखना है क्या ये आपके जो आंकड़े दिए गए हैं क्या ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। आप देखो 4 यहाँ है, 3 यहाँ, भाई ये वर्गीकृत आंकड़े तो नहीं हैं, तो इन आंकड़ों को हम वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे, मतलब हम इसको या तो आरोही क्रम में लिख लें और या फिर हम इसको अवरोही क्रम में लिख लें। हमने किस में लिखा? आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, है ना? आप तीर बना के समझ लीजिए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5। ये हमारे आंकड़े किस में हो गए? आरोही क्रम में हो गए। ठीक है ना? 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आपको यहाँ पर निकालना होता है पदों की संख्या। आपको पता होना चाहिए कि पदों की संख्या क्या होती है। पदों की संख्या का मतलब बोलते हैं हम इसको n से प्रदर्शित करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म, है ना? यानी कि कितनी बार संख्या आई है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप यहाँ पर देखो पदों की संख्या n। अब पद कैसे गिनोगे? यहाँ गिनो ना, 1 2 3 4 5। पदों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 5। पदों की संख्या कितनी है? 5। और 5 हमारा क्या है? एक सम है कि विषम संख्या है? तो आपको अच्छे से पता है 5 एक क्या है? विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। और जब हमारा नंबर ऑफ टर्म एक ऑड नंबर होता है, एक विषम संख्या होती है, तो माध्यिका बराबर क्या होता है? आप अभी से छापो, माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद। ये होता है आपका माध्यिका, n+1/2वां पद। कैसे आपने समझा कि जब n की वैल्यू एक विषम संख्या आ जाएगी, यानी पदों की संख्या एक विषम संख्या होगी, तो जो माध्यिका होगा वो n+1/2वां पद होगा। अब यहाँ से आप देखो कितनी आसानी से निकाल लोगे। n की संख्या कितनी है? 5। तो आप यहाँ रखोगे 5 + 1/2वां पद, है ना? यही तो लिखोगे, तो बराबर हो जाएगा 6/2। यानी आप काटोगे पीटोगे तो कौन सा आएगा भाई? 3वां पद। और तीसरा पद आपका कौन है? ये आंसर नहीं है, ये मत लिखना, ये आंसर नहीं होगा।
लिखा है तीनवां पद। अब तीसरा पद कौन सा है, 1 2, ये देखो ये हो जाएगा तीसरा पद। उत्तर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3 आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 3 होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन की माध्यिका क्या थी, तो माध्यिका थी 3। समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा पॉइंट वगैरह किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्टेप सारे यही फॉलो करने पड़ेंगे, पहली बात। ओके चलो, ये बात समझ गए हो। अब आपके दिमाग में विचार ये आ रहा होगा कि सर अगर n की जो संख्या है वो एक अगर इवन नंबर आ जाए, सम नंबर आ जाए, सम संख्या, तो क्या करेंगे। तो आइए उसको भी सीखते हैं। वो थोड़ा सा फार्मूला जो है लेंथी पड़ता है, बट आपको ज़रूरत नहीं है, आपको एक फार्मूला समझना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो प्रैक्टिस से हो जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, हमने कहा लिखा है 2 5 3, ऐसे करके मैंने लिख दिया 8, और मैंने कह दिया 7, 2 2 4 1 5 और 8। हमने कहा कि माध्यिका बताओ। अगर मैंने ये प्रश्न दे दिया तो आप कैसे लगाओगे। अब आपको देखो, मैंने जो पहला स्टेप बताया वो स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना, अदरवाइज प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर अगर मैं इस प्रश्न को लगाऊंगा तो हमने देखा आंकड़े हमारे क्या हैं, अव्यवस्थित हैं, अवर्गीकृत हैं, इनको हम वर्गीकृत करेंगे। तो जब इनको हम वर्गीकृत करेंगे तो इनको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं इनको आरोही क्रम में लिखूंगा, मतलब आरोही का क्या होता है, बढ़ते हुए टर्म में संख्या छोटे से बड़े की तरफ जाएगी। सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही होगी 2, मैंने 2 लिख लिया। 2 से बड़ी है 3, मैंने 3 लिख लिया, है ना। 3 से बड़ी क्या है आपकी 5, सो मैंने 5 लिख लिया। 5 से बड़ी है 7, और 7 से बड़ी है 8, 8 आया है आपका 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 हमने लिख लिया। अब आप हमें ज़रा ये बताओ, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या मतलब n मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया ना। और 6 आपका क्या है, 6 आपका एक इवन नंबर है, 6 एक आपका सम संख्या है। जब सम संख्या है तो आपको पता होना चाहिए, सम संख्या होती तो माध्यिका का फार्मूला अलग हो जाएगा। तब आप निकालोगे यहाँ पर कि जो आपकी मीडियन होगी, जो माध्यिका होगी, वो माध्यिका होती है 1/2। और ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में होता है मेरे दोस्त nवां पद, 1/2 ब्रैकेट में होता है nवां पद, है ना, nवां पद, और प्लस में n+1वां पद, यही तो होता है nवां पद प्लस n+1 1वां पद, है ना। अब यहाँ पर आप देखो n की संख्या कितनी है, n की संख्या आप देखो 6 है, n की संख्या कितनी है 6 है, और इसके पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा, पूरे के बट्टे में 2 आ जाएगा। 1/2 nवां पद प्लस n+1वां पद बटे के 2। अब जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा n/2। आप यहाँ n का मान रखोगे, n का मान है 6वां पद, है ना, ये 6वां पद हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 6 + के 1, यानी है ना, ये हो जाएगा 6 + के 1वां पद। बोलो बात क्लियर, 6 + के 1वां पद, और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब आप इसको नेक्स्ट प्रोसेस आप इसकी देखोगे तो 2 से काटोगे 3वां पद, भाई देखो ये n+1, इसको भी 3 से काटोगे 3वां पद प्लस 3 एक 4वां पद, यानी ये हो जाएगा मेरे दोस्त 1/2 ब्रैकेट में 3वां पद, यानी तीसरा पद, और कौन सा पद हो जाएगा 4वां पद, चौथा पद। जब आप इनको देखो तो 1/2, अब तीसरे और चौथे पद का मान रखो। तीसरा क्या है 5, और चौथा क्या है 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा 5 प्लस में 7, ये हो गया, और 7 5 कितना हो गया 12, 1/2 इंटू के 12, तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी माध्यिका कितनी निकल कर आ जाएगी इस क्वेश्चन की, 6 निकल कर आ जाएगी। माध्यिका कितनी निकल कर आ जाएगी, 6 निकल कर आ जाएगी। ये बात आपको समझना पड़ेगा। देखो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, मतलब कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत आसान है। लेकिन समझना क्या है, आपको सीखना है यहाँ पर स्टेप। आपको क्या सीखना है स्टेप, क्योंकि डीएलएड ना, डीएलएड और बीटीसी एक ऐसा एग्ज़ाम है कि चीज़ें आप अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते हो तो जो कॉपी चेक करता है ना, उसको क्या लगता है कि इस स्टूडेंट ने एकदम अच्छे से पढ़ाई की है, मतलब पूरा विधिवत तरीके से इसको ज्ञान है, ठीक है ना, वो बात होती
है ना। तो आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं इसीलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट बताता 7 + 5 12/2 6 उत्तर आ जाता। वो चीज़ें आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगानी है, यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको चीज़ें प्रोसेस से ही करनी पड़ेंगी, तभी आंसर आपका आएगा। बोलो बात समझ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो ये समझ गए हो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ समांतर माध्य। मीडियन में इतना चीज़ आपको सीखना था, बाकी एक आता है आपका सारणीबद्ध तरीके से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की क्लास में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी है, फिर मैं कल क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आप आसानी से चीज़ों को सीख पाओगे। देखो अब हम बात करते हैं अपना माध्य की। माध्य क्या होता है? माध्य होता है, जो माध्य होता है उसको हम बोल सकते हैं एवरेज। अगर माध्य को हम सीधे शब्दों में आपको बताएं तो माध्य एक प्रकार से क्या होता है? एवरेज होता है, यानी माध्य को हम औसत भी बोल सकते हैं। और औसत का फार्मूला आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 जब भी पढ़ा हो। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग हो जाता है और बटे हो जाता है कुल पदों की संख्या। ये होता है माध्य का फार्मूला, कुल पदों की संख्या। बस इतना आप समझ गए हो। तो देखो अब एग्जाम्पल बता रहे हैं कैसे लगाओगे। जैसे हमने ये कहा कि प्रथम 10 या 5 कह लें, प्रथम चलो 10 ही समझ लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताओ। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का आपको क्या बताना है? माध्य बताना है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? यानी जिन नंबरों की शुरुआत कहाँ से होती है? 1, 2 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जहाँ तक हमारी रेंज होती है, जहाँ तक हमारी कैपेसिटी होती है हम काउंट करने की, तो वहाँ तक हमारे लिए नंबर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कहाँ दिया गया? प्रथम। प्रथम का मतलब पहली। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी भाई? एक तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, है ना, 6, 7, 8, 9 और कौन सी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यही तो हो जाएंगे। बोलो बड़ा भाई, यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है सर। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। भाई योग का मतलब प्लस ही तो होता, तो सो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस कर दिया। आप यहाँ पर देखो, अब इसको आप ऐड करो, तो ऐड करोगे 10, 9, 19, 19, 1, 20, है ना, 20, 8, 28, 28, 2, 30, 30, 7, 37, 37, 3, 40, 40, 6, 46, 46, 4 कितना हो गया? 50। और 50, 5 कितना हो गया? 55 हो गया। 50, 5 कितना हो गया? 55 हो गया। ये हो जाएगा 55 बटे के 10। जब भाग करोगे तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। ये तो हो गई वो बात जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है। लेकिन एक पॉइंट को ज़रा आप अपने बुक में, नोटबुक में लिखना बहुत काम आएगा। वो बुक क्या है? वो नोट क्या है? वो नोट ये है कि जब चीज़ें आपकी क्रम में हों, जब संख्याएं आपकी क्रम में हों, संख्याएं आपकी क्या हों? क्रम में हों, संख्याएं आपकी क्रम में हो। क्रम में हो का मतलब क्या है? सही क्रम में लगी हो और उनका अंतर बराबर हो। और उनका क्या? अंतर बराबर हो। उनका अंतर, मैं आपसे कह दूं, अंतर बराबर हो। तो आप सीधा सा फार्मूला याद रखना, वो क्या होता है? समांतर माध्य। तो एवरेज जो होता है वही समांतर माध्य होता है। तो अगर मैं माध्य बराबर आपसे पूछूं, माध्य बराबर क्या होगा? n+1/2। ये माध्य हो जाएगा। बस कब होगा? जब संख्या आपके क्रम में हो। क्रम का मतलब वो कंसेक्यूटिव नंबर हो और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। आप यहाँ पर देखो, डिफरेंस सारे संख्याओं के बीच का सेम है। 1 से 2 1 का, 2 से 3 1 का, 3 से 4 1 का, 5 से 6 1 का, 7 से 8 1 का, 8 से 9 1 का, 9 से 10 1 का। तो अंतर सेम है ना, तो यहाँ से भी उत्तर आएगा
n बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं। तो ये हो जाएगा 10 + 1/2, यानी हो जाएगा 11/2। तब काटोगे 2 पंची 10, 2 पंची 10, 5.5, तब भी उत्तर सेम आएगा। ये बात आपको समझनी पड़ती है, लेकिन आपको ये चीज़ तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। साथ में आप इसका भी प्रयोग करते जाओगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पहुंचते हैं और आगे की चीज़ों को आपको बताते हैं, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन ज़रा हम दे रहे हैं, इस पर बेस्ड वो हमें लगा के आप बताओगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसका आप कोशिश करिए क्या आप उसका उत्तर बता पाओगे, है ना। देखो अगला मैंने जैसे क्वेश्चन दे दिया, हमने कहा कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताओ। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताओ। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताओ। अब देखो अगर छोटी मोटी चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। ज़रा देखो मैं आपको क्या यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी संख्याएं हैं यहाँ पर, होल नंबर। भाई पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर, है ना। ये बात आपको तो अच्छे से पता होगी, इसको बोलते हैं होल नंबर। अब बात को समझना, माध्य बताना है, माध्य मतलब क्या बताना है सर, आपको एवरेज बताना है। आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है ना। अब मैं आपसे अगर यहाँ पर कह देता हूँ, मैं आपसे क्या कह देता हूँ कि एवरेज बराबर होता क्या, माध्य बराबर होता क्या है। आप कहोगे माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, है ना, कुल पदों का योग, और बटे क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, भाई यही ना होता है। अब यहाँ से मैं आपको ट्विस्ट दूंगा, ज़रा हमें कितने लोग बता सकते हैं कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। लेकिन लाइव नहीं चलता है, ये लाइव नहीं है, लेकिन फिर भी आप लाइव की फीलिंग लिया करो। देखो मैं दोस्तों एक बात आपसे बिल्कुल अच्छे से बता दूँ, मैं भी देखो पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अक्सर ना लाइव क्लासें नहीं देखता हूँ। लाइव क्लासों से होता क्या है कि चीज़ें ना थोड़ा सा समझ नहीं आती हैं तो हम उसको बैक करके देखते हैं। मतलब जैसे हमने चीज़ों को देखा, मान लिया यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया तो हम उसको बैक भी कर लेते हैं। अब तो यूट्यूब में सिस्टम है, एक क्लिक में 10 सेकंड बैक हो जाता है, तो इसलिए लाइव नहीं चलता। लेकिन आप लाइव की फीलिंग लेकर पढ़ लिया करो, ठीक है ना। तो आप क्या यहाँ से बताओगे, प्रथम 20 पूर्णांक संख्याओं का समांतर मान। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर वे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। यानी वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर हमारी औकात तक जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं होल नंबर। तो आपसे पूछूं कुल पदों का योग कितनी संख्याएं हैं, 20। आप एक एक लिखो, 0 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, ये हो गया 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गया 19 और ये हो गया 20। इतना देखो मैं आपको इसलिए करके क्यों बता रहा हूँ ताकि आप ना चीज़ों को सीख पाओ मेरे दोस्त। बाकी मैं भी शॉर्टकट दिखा, देखो कैसे बताऊँगा। कितनी संख्याएं हैं, 20, तो 20 से भाग कर देंगे, सबको जोड़ो, तो सबको आप जोड़ोगे तो ये हो गया 20, है ना, और 20 10 कितना हो गया, 30, ठीक है ना। 30 और 9 कितना हो गया, 39, 39 1 40, 40 2 42, 42 8 50, 50 7 57, 3 60, 4 64, 6 70, 5 75, ठीक है ना। 75 और 5 80, 10 90, 90 हो गया, ये चीज़ें हो गई 90, ठीक है। 90 10 100, 101 और 1 2 3, 103 और 10 113, 113 और 3 कितना हो गया, 126, 113 और 3 कितना हो गया, 126 हो गया। 126 4 30 10 40, 140, 140 10 50 6 56, 56 और 56 10 कितना हो गया, 66,
66, 66 6 72, 1 73, ठीक है ना, 73 हो गया यहाँ पर, और 73 10 83, 83 8 कितना हो गया 90, 1 91, 91 9 कितना हो गया मेरे दोस्त 91 9 हो गया 200, और 10 जोड़ोगे 210, कितना आएगा 210 आ जाएगा। यानी जब इन संख्याओं को आपने जोड़ा तो कितना आएगा 210। 210 को आपको किससे डिवाइड करना, 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2 1 कम 2, तो 10 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 10 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इतनी चीज़ें आपको मैंने करके बताया, इतना क्या आपको इस क्वेश्चन में करना था? नहीं मेरे दोस्त, इतना आपको बिल्कुल नहीं करना था भाई। सीधे समझो, अगर मैं आपसे कहूँ ये होल नंबर है, होल नंबर 0 से शुरुआत होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 तक जाएंगे, ऐसे करके 20 तक। तो मैंने अभी पॉइंट का लिखाया था कि जब संख्याएं क्रम में हो, क्या देखो संख्याएं क्रम में हैं, बिल्कुल क्रम में है। क्या इनके बीच का अंतर सेम है? बिल्कुल है, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी एक का ही अंतर है। तो जब अंतर सेम है तो डायरेक्ट लगाओ ना माध्य बराबर। माध्य बराबर क्या होता है n+1/2। n कितना है मेरे दोस्त 20, 20 + 1/2, यानी ये हो जाएगा 21/2। और देखो जरा 21/2 ही यहाँ पर बचा था ना, 21/2 से काटोगे 10.5 आ जाएगा। लो उत्तर आपकी आंखों के सामने है। तो चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। ये कोई ना शॉर्टकट नहीं है, ये बिल्कुल लीगल मेथड है। आप यहाँ पर एक्चुअल में लगा क्या रहे हो, आप यहाँ पर माध्यिका का फार्मूला लगा रहे हो। जब n की संख्या विषम होती है तो माध्यिका का फार्मूला यही तो होता है, n+1/2 पद। बस वह पद हटा के आप माध्यिका का प्रयोग समांतर माध्य में यानी एवरेज में कर सकते हो माध्य में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें समझ गए? चलो इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे पहुंचते हैं और आगे की चीज़ों को भी हम क्या करते हैं थोड़ा सा समझते हैं। ओके, अब देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ उस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अभी आपको मैंने रेंज बताया, रेंज नहीं बताया ना, रेंज समझो पहले। रेंज क्या होता है, बहुलक फिर बाद में समझते हैं, क्योंकि बहुलक बहुत आसान होता है, वो आप तुरंत बता सकते हो, एक बार में बहुलक समझ जाओगे। और लगभग सबको बहुलक के बारे में पता भी होगा कि बहुलक होता क्या है। ज़रा देखो, एक होता है रेंज। रेंज को हिंदी में बोलते हैं परास। कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि निम्न आंकड़ों का परास क्या है, निम्न आंकड़ों का परास क्या है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि परास क्या होता है। मैंने कोई टर्म लिखा, मैंने कहा 8 है, 3 है, 2 है, 6 है, 1 है। हमने कहा इसका परास बताओ, इसका रेंज बताओ, परास बताओ। ये इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आपके पेपर में पूछा गया है कि परास क्या होता है। अब देखो परास बराबर आप अगर परास निकालोगे, आपको मैं अगर परास पूछूं परास क्या होता है, परास हमेशा कुछ नहीं होता है, जो आपका बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या माइनस कर दोगे उससे आप छोटी संख्या, बस आपका परास मिल जाएगा। कितनी भी बड़ी आपका वो लिखा हो, आंकड़ा लिखा हो, डजन मैटर। आप देखो बड़ी संख्या, इन सब में बड़ी संख्या क्या है सर 8 है, तो हमने लिख दिया 8 माइनस छोटी संख्या क्या है 1, देखो 1, तो 8 - 1 कितना हो गया 7, यानी इसकी रेंज कितनी है 7 है, परास कितना है 7 है। ये बात आप समझ के हो ना, परास कितना 7 है। ज़रा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें निकाल कर बताओ परास कितना होगा। परास मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने पूछा 99, 98, 6, 3 है ना, और मैंने कह दिया 1, या 1 मैं ना लिखूं, मैंने कह दिया 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद मैंने कहा 9। हमने कहा इसका हमें परास निकाल कर बताओ, फटाफट परास निकाल कर बताओ। परास क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, ये हो गया 99 माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है 3, तो सबसे छोटी संख्या 3 हो गया, तो परास कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, 96 परास आ जाएगा। आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, कितना होगा 96 हो जाएगा। समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बहुलक समझना है, फिर हम सारणी पे आ जाएंगे, ठीक है ना। पहले बहुलक समझिए फिर सारणी पर आ जाएंगे। परास क्या होता है समझ गए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपको नंबर दिलाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका ना मतलब पहले तो कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन आपको मेरे दोस्त यहाँ पर नंबर दिला कर जाता है।
देखो बहुलक, अब बहुलक क्या होता है आपको तो अच्छे से पता है। बहुलक का मतलब जैसे मैंने लिखा 1 2 3 1 4 5 6 1 8 9, मैंने कहा 10, फिर कहा 1, फिर 11 12 13, फिर कहा 1। हमने कहा इसका बहुलक बताओ, इसका बहुलक बताओ। तो बहुलक का मतलब होता है आंकड़े में जो सबसे ज़्यादा बार आए, आंकड़े में जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही क्या कहलाता है, बहुलक। आंकड़े में जो सबसे ज़्यादा बार आए उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, हम बहुलक बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 1, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। 1 कितनी बार आया है, 2 2 4 1 5, 5 बार, और कोई संख्या नहीं आई है। तो अगर मैं इसका बहुलक पूछूंगा तो आप डायरेक्ट बताओगे 1 इज़ द राइट आंसर। बहुलक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 देखो सबसे ज़्यादा बार आया और कोई संख्या रिपीट ही नहीं हुई है। खैर मैंने तो ये एग्जाम्पल आपको बताया है, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा 3-4 संख्याएं रिपीट हो रही होंगी तो उसमें आपको बहुत सतर्कता से गिनना पड़ेगा कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। बिल्कुल गलती मत करना, फ्री के नंबर होते हैं लेकिन आपकी गलती से ये नंबर कट जाता है ना। जल्दी मत करना, क्वेश्चन को आराम से, जैसे अब आपने 1 को काउंट कर लिया, 1 को काउंट कर लिया तो आप 1 के आगे मैंने लिखा 1 5 बार आया तो आप 5 लिख लोगे, 1 के बाद 5। मान लिया कोई और n संख्या होगी उसको आप काउंट करोगे, मान लिया वो 6 बार आएगी तो ऐसे आप लिख लेना। तो 5 बार 6 बार कौन ज़्यादा बड़ा होगा, जो ज़्यादा बड़ा होगा वो आंसर दे देना। तो आप लिख के उत्तर दे सकते हो, ठीक है ना। चलो अब ये क्या था, लगभग 80% आप चैप्टर को पूरा सीख चुके हो, 80% इस चैप्टर को आप सीख चुके हो। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है सर क्वेश्चनों की, हमें क्वेश्चन लगाना है। अब क्वेश्चन कैसे लगाओगे उस बात को ज़रा समझ लेते हैं, है कि नहीं भाई। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रा वो क्वेश्चन हमें लगा के बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि 20 30 40 50, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। फिर मैंने कहा यहाँ x है और ये हो गया 70, ठीक है ना। का समांतर माध्य, का समांतर माध्य। अब देखो मैं समांतर माध्य आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा सा रुको। 12 4 16, 16 3 19, 19 20 21, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है, 210, 2 2 4 2 6, 6 3 18, 6 5 30। समांतर माध्य मैंने कह दिया कितना है, 18 है। समांतर 15 है। समांतर माध्य कितना मैंने कह दिया मेरे दोस्त, 15 है, 15 है। तो मैंने आपसे पूछा x का मान बताओ, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे दिया, देखो ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए। बाकी इसमें थोड़ा बहुत अगर कोई, मुझे नहीं लगता लेकिन गलती है, अगर कोई मिस्प्रिंट हो गई होगी तो हम लोग बाद में सही भी कर लेंगे, अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन को लगा सकते हो, दोनों तरीक़ों से। पहला तरीका भाई, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, है ना, कुल पदों का योग, और बटे क्या हो जाता है, पदों की संख्या, बटे क्या हो जाता है, पदों की संख्या, यही ना हो जाता है। अब देखो आपको माध्य क्वेश्चन में गिवन है, कितना माध्य है, 15, तो ये हो गया 15, लिख दिया क्वेश्चन में माध्य की जगह। कुल पदों का योग 20 30 50 40 90 9 5 14 140, 140 में 70 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 140 में 70 जोड़ोगे तो 7 7 4 11 110, 110 हो गया ना। 110 में अगर आप x जोड़ दो 210 हो गया, 210 210 प्लस में क्या हो गया, x डिवाइडेड बाई कितना हो गया, कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म हो गए, 6 टर्म हो गए। तो ज़रा आप यहाँ बातों को समझना थोड़ा सा, यहाँ पर क्या मेरे दोस्त, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ज़रा समझना, तो हो गया ये जहाँ 15 है इसको 45 कर लो, ये जो 15 है इसको 45 कर लो तो बिल्कुल सही बन जाएगा।
अब सही है। अब मैंने आपसे पूछा, इसमें x का मान आपसे पूछे है, तो ये बटे में है, इधर भेजोगे गुणे में, इक्वेशन बन गई ना, लीनियर इक्वेशन, समीकरण बन गया। तो 6 पंचे 30 हासिल कितना आ गया, 3 आ गया। 6 चौक 24, 25, 26, 27 कितना आ गया, 270, और बराबर कितना हो गया, 210 प्लस में x हो गया ना। अब x का मान निकालना है, 210 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 270 माइनस के 210 इज इक्वल टू x। तो x का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब अगर x का मान 60 आ गया है तो x से ही हमारा पूछे था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी लगा सकते हो। क्या आप उस तरीके से लगा सकते हो, बोलो? देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। मैंने अभी आपसे बताया था कि माध्य बराबर होता है n+1/2 वहाँ पद, और n+1/2 यही होता है ना। माध्य कितना दिया, 45, हमने लिख दिया 45 बराबर n कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6 प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं। बटे कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे 9 दूनी 18 के 8, कैरी कितना आ गया, 45 है ना मेरे दोस्त, 45, तो ये कितना हो गया, 90, ये हो गया 90, और बराबर के n+1, n था 6 और 6 में 1 जोड़े 7। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ से हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, तो कहने का मतलब आप इस तरीके के क्वेश्चनों में ये मत समझ लेना कि अंतर सेम है, यहाँ 10 का, यहाँ 10 का, यहाँ 10 का, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ 10 का ही अंतर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम ये चीज़ नहीं अप्लाई करते हैं। केवल इस क्वेश्चन को बताने का एक ही मकसद था कि जहाँ पर आपको क्रम से चीज़ें दिखें और सारे पद आपको दिए गए हों, वहाँ हम इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। भाई सारे पद दिए गए हैं, सारे में डिफरेंस सेम है, वो कंसेक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर वो चीज़ फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं कि x का मान 60 ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। चलो, तो ये बात आप समझ गए हो। आंसर कितना आएगा, 60 आ जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये बात समझ गए हो। तो आज की क्लास में हमने क्या किया कि वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता के बारे में पूरी जानकारी ले ली। अब कल मैं आपको बताऊंगा टेबल वाली, जो आप में टेबल बनकर आती है, यानी कि सारणी बनकर आती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि सारणी वाले क्वेश्चनों को हम कैसे डील करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को आज की यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे दोस्तों आपसे कल की क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।